नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे 9th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब सामाजिक विज्ञान, उसका चैप्टर था पहला अपना भारत की प्रमुख सभ्यताएं। और उसके अंदर अपन ने जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ ली थी। आज है मिस्र की सभ्यता, अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपसे मैं एक पहले से ही छोटा सा निवेदन करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज ही इसी टॉपिक के अंत में इसी टॉपिक का जो है मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। पूरा भारत की प्रमुख सभ्यताओं का पूरा मेगा टेस्ट आयोजन किया जाएगा। लगभग 100 क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक में से। तो वो टेस्ट बिल्कुल आप ज़रूर दीजिएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, शेयर करें। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो है राजस्थान की सभ्यताएं। तो भारत की प्रमुख सभ्यताएं और विश्व की सभ्यताओं के साथ साथ राजस्थान की सभ्यताओं को अपन क्लियर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, आप सपोर्ट नहीं करते हो, मैं इतना अच्छा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सपोर्ट यार बिल्कुल कम करते हो। तो थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए और आपके लिए और अच्छा करने के प्रयास करूँगा मैं। देखिए, कई ऐसे होते हैं जो फ्रॉड बनाते हैं और बिना फालतू का आपका टाइम खराब करते हैं। ऐसा काम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम भी किसी रास्ते से गुजरे हैं, जो जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो आज अपन शुरू करते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ था। देखिए, मिस्र की सभ्यता का विकास कौन सी नदी घाटी में हुआ था? नील नदी घाटी में। और मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो है विकास कौन सी नदी घाटी में हुआ था? दजला एवं फ्रात, दो नदियों के बीच में हुआ था। अफ्रीका के लोग नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते थे। जिस प्रकार में भारत में जो गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार से जो है अफ्रीका के लोग नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते थे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आया था पिछली बार रीड में, क्योंकि प्राचीन काल में मिस्र के सुख और समृद्धि का कारण नील नदी ही रही है। देखिए, अपन देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें बिल्कुल विकास बिल्कुल कम था, मरुस्थल ज़्यादा संख्या में पाया जाता है, और वहाँ से मरुस्थल के बीच में से ये नदी निकलती है, नील नदी। तो वहाँ पर दूसरा तो कोई साधन हो ही नहीं सकता, मरुस्थल में नहीं था। तो उस कारण वहाँ पर जो सुख समृद्धि का जो वहाँ पर जो व्यवस्था हुई, वहाँ पर जो विकास हुआ, वो इन्हीं नील नदी की बदौलत हुआ था। इसीलिए इनको जो है गंगा की भांति पवित्र मानते थे। मिस्र की सभ्यता बहुत प्राचीन थी, किंतु इसके संतोषजनक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रमाणिक आधार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान 3400 ईसा पूर्व से ही प्राप्त होता है। देखिए, अपन कह सकते हैं ये तो बहुत पुरानी सभ्यता थी, लेकिन इनका जो प्रमाणिक है ना, इनके जो साक्ष्य बिल्कुल कम मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो राजनीतिक जो इतिहास है वो 3400 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। जिस समय देखिए, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ये मानी जाती है। मीनीज नामक शासक ने 3400 ईसा पूर्व ही मिस्र का राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था। देखिए, मिनीज नाम का एक शासक हुआ था यहाँ का, उसने यहाँ का जो राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था। इथियोपी, नूबी व नीलियम जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। देखिए, इस सभ्यता में कौन सी जातियों का योगदान रहा है? उसमें इथियोपी जाति, नूबी जाति और नीलियम जाति, इन 3 जातियों का विशेष योगदान रहा। मिस्र की सभ्यता के इतिहास में पिरामिड युग, सामंतशाही युग एवं साम्राज्यवादी युग विशेष उल्लेखनीय हैं। देखिए, इस मिस्र की सभ्यता की बात करें तो इसमें अलग अलग युगों में बांटा गया है। तो इसमें एक तो पिरामिड युग आता है, सामंतशाही युग आता है और साम्राज्यवादी युग। देखिए, सामंतशाही युग में तो ये होता था कि जो राजा होता था, राजा के आगे छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, उन सामंतों के आधार पर शासन चलता था। पिरामिड युग एक प्रकार से जो मिस्र की सभ्यता में मिस्र के लोगों ने एक पिरामिड बनाने का सिलसिला शुरू हो सका था, उसको पिरामिड युग कहा जाता है। कई सारे पिरामिड यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगे साम्राज्यवादी युग के अंतर्गत ये है कि
उस समय के जो शासक हुआ करते थे, उस समय के जो राजा वगैरह थे, उन्होंने अपने जो राज्य को बढ़ाने की जो आकांक्षा रखी थी, उसी को साम्राज्यवादी युग कहा जाता है। इनमें से पिरामिड युग सर्वाधिक गौरवपूर्ण था। देखिए पिरामिड इतने विशाल पिरामिड बनाए गए मिस्र की सभ्यता में, तो इसलिए अपन अनुमान के आधार पर ये कह सकते हैं कि उस समय की जो है वो बहुत ही गौरवपूर्ण था, बहुत ही विकसित काल था। मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। मिस्र की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, तो पहली विशेषता है मिस्र का सामाजिक जीवन। मिस्र के शासक फराओ कहलाते थे। देखिए मिस्र के शासक क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश थी। देखिए उनकी जो सत्ता, मिस्र की शासकों की जो सत्ता होती थी वो निरंकुश जो सत्ता होती थी, उनके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं होता था। लोग इसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। राजा को लोग ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उच्च वर्ग में सामंत व पुरोहित, मध्यम वर्ग में व्यापारी व्यवसायी तथा निम्न वर्ग में कृषक तथा दास थे। देखिए 3 प्रकार के जो वर्गों में बटा हुआ था समाज। पहला वर्ग था उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे सामंत और पुरोहित, और दूसरा होता था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के अंतर्गत व्यापारी व्यवसायी, और तीसरा होता था जो निम्न वर्ग, उसके अंदर कृषक और दास वगैरह आते थे। स्त्री व पुरुषों में लगभग उच्च वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो उसमें जो है स्त्री और पुरुष जो समान रूप से आभूषण धारण करते थे, और सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसमें स्त्रियां और पुरुष समान रूप से जो आभूषण धारण करते थे। और मिस्र की सभ्यता में बात करें तो स्त्रियां और पुरुष लगभग जो उच्च वर्ग के हुआ करते थे वो ही आभूषण पहनते थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। हाथी दांत जड़ित मेज, कुर्सियां तथा बहुमूल्य पर्दे व कालीन सामंतों के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। देखिए उस समय के जो श्रृंगार के जो साधन हुआ करते थे, श्रृंगार के जो आभूषणों में जो काम में लिए जाने वाली वस्तु थी, उनमें से एक था हाथी दांत जड़ित जो मेज होते थे, कुर्सियां होती थी, बहुमूल्य पर्दे होते थे। ये सभी सामंतों के जो बड़े बड़े भवन होते थे उनकी शोभा बढ़ाते थे, उनको सजाने का ये साधन होते थे। और उनके मनोरंजन के जो साधन हुआ करते थे वो थे संगीत है, नृत्य है, नटबाजी है, पशु, जुआ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। और आगे है इनका आर्थिक जीवन। मिस्र की सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के अंदर पहला बिंदु है कृषि एवं पशुपालन। देखिए मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में कई बार बता रखा है कि जो सभ्यताएं हुए हैं, प्राचीन काल की सभ्यताओं का जो मुख्य व्यवसाय रहा है वो है कृषि, और कृषि के साथ साथ में वो सभी क्या करते थे? पशुपालन करते थे। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जो प्याज, बाजरा व कपास की खेती की जाती थी। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न का भंडार कहा जाता है। देखिए प्राचीन विश्व का अन्न का भंडार, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी मात्रा में है ना, जो अन्न उपजाऊ किया जाता था, अन्न को पैदा किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊँट, सुअर आदि पशु पालते थे। देखिए यहाँ पर विश्व में जो 3 मौसम होती थी, तीनों मौसमों में 3 बार जो यहाँ पर जो फसलें बोई जाती थी, ग्रीष्मकाल में, शीतकाल में, और जो कह सकते हैं अपना वर्षा ऋतु में। इन तीनों जो कालों में यहाँ पर जो फसलें बोई जाती थी, क्योंकि इनका एक मुख्य कारण ये रहा है कि जो नील नदी हुआ करती थी ये वर्ष भर बहने वाली नदी थी, और यहाँ पर जो जल है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता था, और इसके आसपास में खेती की जाती थी। आगे व्यापार व उद्योग। आर्थिक जीवन में उनका व्यापार व उद्योग। मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कागज, कांस तथा कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। देखिए ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी, इसके अंदर कई प्रकार के जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति कारीगर थे। मिस्र वासियों को तांबे के अस्तित्व, अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी तथा कांस पर चित्रकारी कार्य से भी अवगत थे। देखिए उस समय की बात करें मिस्र की सभ्यता की, तो वहाँ पर जो है कच्चा माल बहुत ही मतलब कम मात्रा में उपलब्ध होता था, तो ये बाहर से जो धातुएं वगैरह मंगवाते थे और यहाँ पर जो माल तैयार करते थे।
लकड़ी पर नक्काशी करना, कांच पर चित्रकारी करना, इन सभी कार्यों में ये निपुण थे। वे वस्तुएं विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। देखिए प्राचीन काल में जो है मुद्रा विनिमय बिल्कुल कम रहा है। मेसोपोटामिया की बात करें, चाहे सिंधु सभ्यता की बात करें या वैदिक काल की बात करें, तो यहाँ पर लगभग वस्तु विनिमय ही होता था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेना देना। मुद्रा का बिल्कुल चलन कम हुआ करता था। अरब व इथोपिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। देखिए मिस्र के जो व्यापारिक संबंध थे वो थे अरब और इथोपिया से इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। आगे है इनका धार्मिक जीवन। मिस्र वासियों के प्रमुख देवता। देखिए अपन मेसोपोटामिया की बात करी तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो हैं उनके जो स्थानीय जो अलग अलग स्थान के अलग अलग संरक्षक देवता होते थे उनको जिगुरात कहा जाता था। इसी प्रकार से मिस्र के जो धार्मिक देवता है, मिस्र वासियों के प्रमुख देवता में रा किसको कहा जाता था? सूर्य को कहा जाता था। रा इनका प्रमुख देवता था। ओसरिम, जो नील नदी को ये ओसरिम माता कहते थे, या फिर इनको पवित्र जो नदी के रूप में मानते थे, नील नदी को ये ओसरिम कहते थे। चंद्रमा को ये शिन कहते थे। तो ये इनके प्रमुख देवता थे, रा, ओसरिम और शिन। इन बातों को थोड़ा सा, इन वर्डों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और नोट्सों के रूप में उतारने का प्रयास भी कीजिए मित्रों। उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। इनके देवता थे जिस प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो देवता थे, जो प्राकृतिक शक्तियों में जो कार्य करने में उनकी जो सहायता करते हैं, उनसे जो शक्तियाँ प्राप्त होती है, उन्हीं को ये देवता मानते थे। सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुदेववादी थे। देखिए सभ्यता जिस प्रकार से मिस्र की सभ्यता का शुरुआत माना जाता है, उस समय ये बहुदेववादी थे, यानी अनेक देवताओं को ये पूजते थे। किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटन नामक फराओं ने एक ईश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया और सूर्य की उपासना प्रारंभ की। देखिए ये जो है ना, 3 युगों की बात की थी अपने पहले। पहला युग आता है पिरामिड युग, और उसके बाद आता है जो सामंतवाद युग, और इसके बाद आता है साम्राज्यवादी युग। जो पहले के 2 युग हैं, सामंतवादी युग और पिरामिड युग, उसमें ये मिस्र के जो लोग थे ये बहुदेववादी थे। लेकिन अंत में जो अखनाटन नामक जो फराओं किसको कहा जाता था? राजाओं को कहा जाता था। अखनाटन नामक राजाओं ने एक ईश्वरवाद जो है जो विचारधारा पर महत्व दिया। इसके बाद मिस्र के जो लोगों ने हैं सूर्य की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। आगे है इनका मिस्र की सभ्यता का ज्ञान विज्ञान। मिस्र के लोगों ने तारों व सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर बना लिया था तथा वर्ष को 360 दिन की गणना कर ली थी। मिस्र वासियों ने धूप घड़ी का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने अपनी वर्णमाला विकसित करके पेपरिस वृक्ष से कागज़ का निर्माण शुरू कर दिया था। देखिए इनके ज्ञान विज्ञान की बात करें तो जिस प्रकार से मेसोपोटामिया के लोगों के, बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जो है वर्ष और समय की गणना की थी, और हालांकि यहाँ पर जो मिस्र की सभ्यता के भी लोगों ने वर्ष को 360 दिनों में बांट लिया था और इनकी सफलतापूर्वक गणना कर ली थी। इसके बाद इन्होंने जो है धूप घड़ी का आविष्कार कर लिया था। अपन प्राचीन समय में देखते हैं ना, जैसे धूप के आधार पर समय का पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार से अपन राजस्थान की जो राजा है, जो जयपुर के संस्थापक थे सोई जय सिंह, उन्होंने अलग अलग जगह पर जंतर मंत्र स्थापित किया। उनमें से एक था जयपुर का जो जंतर मंत्र। वहाँ पर क्या बताया जाता है, ये एक प्रयोगशाला थी। वहाँ पर जो धूप घड़ी के आधार पर समय का जो निर्धारण किया जा सकता था, नक्षत्रों को बताया जाता है। इसी प्रकार से इन मिस्र की जो सभ्यता के लोगों ने धूप घड़ी का आविष्कार कर लिया था और समय का सफलतापूर्वक वो ध्यान लगा लेते थे। और इन्होंने जो पेपरिस वृक्ष से कागज़ का निर्माण भी शुरू कर लिया था। ये ध्यान में रखिए, पेपरिस वृक्ष से। कौन से वृक्ष से? पेपरिस वृक्ष से। आगे हैं इनके पिरामिड। पिरामिड क्या थे? मिस्र वासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में जो है आत्मा निवास करती है। इनका एक जो मान्यता थी कि जब भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, कोई भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसी मृत शरीर में उनकी आत्मा का जो है निवास रहता था। ये इनका मानना था।
अतः वे शव पर एक विशेष तेल का लेप करते थे। इससे सैकड़ों वर्षों तक शव सड़ता नहीं था। एक विशेष प्रकार का तेल होता था, या फिर अपन कह सकते थे जड़ी बूटियों का उसी जो है शव के ऊपर वो है लेप कर लेते थे, जिससे क्या है शव है सुरक्षित सैकड़ों वर्षों तक रह सकता था। शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी, जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते थे। शव को जो गाड़ने के बाद उनके ऊपर जो स्तूप वगैरह बना दिए जाते थे, उन्हीं को ये लोग पिरामिड कहते थे। पिरामिडों में रखे गए शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। ये तो सभी को पता है, पिरामिडों में रखे गए शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। ये एक प्रकार का पिरामिड है, जो गीजे का पिरामिड, जो मिस्र की सभ्यता का बहुत सी फेमस पिरामिड है, गीजे का पिरामिड, जो सबसे विशाल भी माना जाता है। और मिस्र के पिरामिडों में गीजे का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। देखिए, इसमें बहुत सारी वास्तुकला जो अपने को देखने को मिलती है। गीजे का ये पिरामिड 481 फीट ऊंचा तथा 755 फीट चौड़ा है। देखिए, मैंने कहा सबसे विशाल ये पिरामिड है, जो 481 फीट ऊंचा। मित्रों, ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, 481 फीट ऊंचा और 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 33 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हुए। देखो, 2.5 टन के जो है 33 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हुए। देखिए, ये सीधे सीधे तथ्य हैं, मित्रों इनको ध्यान में रखिएगा। इसके बाहर पत्थर की एक विशाल की नरसिंह की मूर्ति, जिसे स्फिंक्स कहा जाता है। देखिए, इनके बाहर एक नरसिंह की मूर्ति लगी हुई है, जिनको स्फिंक्स कहा जाता है। देखिए, ये देखो, एक नरसिंह की मूर्ति लगी हुई है, इन्हीं को ये स्फिंक्स कहा जाता है। पिरामिड मिस्र वासियों के गणित व ज्यामिति के ज्ञान के साक्षी हैं। मिस्र के अब भी कई ऐसे पिरामिड विद्यमान हैं। देखिए, गीजे का पिरामिड अपन देखते हैं। इस कई मुख्य पिरामिड हैं, उनमें से अपन देखिए, ये पिरामिड होते थे, ये जो सामान्य व्यक्तियों के जो स्मृति में नहीं बनाए जाते थे। ये इनके जो फराए होते थे, फराओं जो राजा होते थे, राजा के जो शव गाड़े जाते थे। यहाँ पर राजाओं की पूजा के लिए जो जिस प्रकार से स्मारक बनाए जाते थे, एक प्रकार से अपन कह सकते थे, वही होते थे पिरामिड। और कई सारे ऐसे पिरामिड हैं। तो ये थी मिस्र की सभ्यता, जिनके बारे में सामान्य जानकारी अपने को पढ़नी थी। और जो भारत के उनके जो संबंध है, उनसे क्या जानकारी मिलती है, तो इनके मुख्य ये पिरामिडों वाला चैप्टर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आती है सीन की सभ्यता। किसकी सभ्यता? सीन की सभ्यता। चीन की प्राचीन सभ्यता वांगो तथा साइजियांग जो यांगटीसियांग नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। देखिए, सीन जो अपन एक बार फिर से रिवाइज करें तो भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर हुई थी, सरस्वती नदी के तट पर। इसके बाद आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला एवं फ्रात नदियों के बीच में। उसके बाद मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी घाटी में। और ये सीन की सभ्यता है ये वांगो तथा सिक्यांग जो यांगटीसियांग जो नदी है, उन दो नदियों घाटियों के बीच में ये विकसित हुई थी। ये सीनी लिपि आरंभ में चित्रात्मक थी। जिस प्रकार से अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनकी भी लिपि है वो भी चित्रात्मक लिपि थी, जिनको आज दिन तक पढ़ नहीं पाए। धीरे धीरे इसकी स्वयं की वर्णमाला का निर्माण हुआ। मंगोल जाति के लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया और इसका विकास में सहयोग किया। देखिए, चीन की सभ्यता का जो विकास है वो कौन सी जाति के लोगों के द्वारा किया गया? मंगोल जाति के लोगों के द्वारा। देखिए, ये नदियाँ हैं, ये नदियों के बारे में पूछा गया था। शायद ये या तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पूछा गया था, पिछली बार रीड में क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी घाटी में बसी हुई है। और एक ही मिस्र की सभ्यता के बारे में भी क्वेश्चन आया था। तो हो सके अब की बार चीन की सभ्यता से आ जाए। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर चीन व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास है, जो चीन का व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास है वो 2852 ईसा पूर्व से फूसी नामक शासक से प्रारंभ होता है। देखिए, अपन बात करें जो मिस्र की सभ्यता, उसका जो इतिहास प्रारंभ होता है वो 3400 ईसा पूर्व से, और इनका जो प्रारंभ होता है 2852 ईसा पूर्व से फूसी नामक शासक से इनका जो इतिहास है वो प्रारंभ होता है।
चीन के शासकों के राजवंशों में सांग वंश, चौ वंश, आन वंश, सुई वंश, तांग वंश, सुंग वंश आदि इनके प्रमुख वंश थे। देखिए चीन जो शासकों के राजवंश हैं मुख्य रूप से ये सांग वंश, साउ वंश, आन है, सुई, तांग और सुंग। आगे है चीन की सभ्यता की विशेषताएं। देखिए मैंने पहले भी बताया, कोई भी सभ्यता पढ़ते हैं तो उनकी पहले सभ्यता के बारे में जानकारी के बारे में, फिर उनकी विशेषताएं, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन आदि पक्षों के बारे में बात की जाती है। तो पहला है इनका सामाजिक जीवन। चीन का प्राचीन समाज मंडारीन, कृषक, कारीगर, व्यापारी तथा सैनिक वर्ग में विभाजित था। सेना में भर्ती होने वाले लोग या तो अत्यंत निर्धन, अपरिश्रमी या समाज में अवांछनीय चरित्र के माने जाने वाले होते थे। देखिए चीन में जो है समाज है मंडारीन समाज होता था, कृषक समाज, कारीगर, व्यापारी, सैनिक आदि वर्गों में विभाजित हुआ करता था। और जो सैनिक, जो सेना में भर्ती होने वाले जो लोग थे वो उच्च श्रेणी के लोग नहीं हुआ करते थे। वो अत्यंत या तो अत्यंत निर्धन होते थे या फिर बिना कोई, उनसे दूसरा कोई काम नहीं होता तो वो सेना में भर्ती होते थे, या फिर समाज में अवांछनीय चरित्र के माने जाते हैं, यानी समाज में उनका कोई स्थान नहीं होता था, इसलिए उनको सेना में भर्ती किया जाता था। H.A. डेविस का कथन है कि प्राचीन सभ्यताओं में चीन ही एक देश है जो शांति के लिए संगठित रहा और वहाँ सेना होना अपमानजनक समझा जाता था। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यताएं रही हैं उन सभ्यताओं में जो सेना रखी जाती थी वो दूसरों के साथ युद्ध करने के लिए रखी जाती थी, और बड़े बड़े जो क्षत्रिय लोग होते थे उनको सेना में भर्ती किया जाता। लेकिन एकमात्र जो चीन की सभ्यताएं हैं इनमें जो सेना को रखा जाना एक अपमानजनक माना जाता था, अपमान माना जाता था, खुद का अपमान माना जाता था। और इनमें जो लोग भी कैसे भर्ती होते थे, जो समाज में जिनका चरित्रहीन है, जो बिना परिश्रम वाले लोग हैं, वो जो है सेना में माने जाते थे, सेना में लिए जाते थे। तो ये एक बड़ी बात है। चीनी सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा थी। परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। देखिए चीन में जो परिवार की जो व्यवस्था थी वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, और यहाँ पर जो परिवार का मुख्य होता था वो परिवार का जो वयोवृद्ध यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था वो परिवार का मुखिया हुआ करता था। वहाँ के जीवन में नैतिकता पर विशेष बल था। समाज में स्त्रियों को कोई गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। पर्दा प्रथा व तलाक प्रथा भी प्रचलित थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। तो ये सबसे बड़ी परिवार जो ये चीनी सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा होती थी। आगे है आर्थिक जीवन। पहला है कृषि एवं पशुपालन। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुख्य रूप से इनका जो व्यवसाय हुआ करता था कृषि एवं पशुपालन हुआ करता था। देखिए चीन में चावल की खेती, चाय की खेती बहुतायत से की जाती थी। नहरों से सिंचाई होती थी। भेड़, सूअर, गाय, बैल आदि, कुत्ते आदि पालते थे। आगे जो इनके जो कौन कौन से धान बोए जाते थे इनको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। व्यापार उद्योग। चीनी हस्तकला व उद्योग के अंतर्गत रेशम तैयार करना, कपड़ा बुनना प्रमुख था। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना था। देखिए चीनियों का जो कपड़ा बुनना है और रेशम तैयार करना है ये मुख्य कार्य था। इनके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना भी उनका मुख्य कार्य हुआ करता था। चीन से नमक, मछली, लोम, सूती, फर, जो लोम को फर कहा जाता था, सूती रेशमी कपड़ों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। देखिए यहाँ से जो व्यापार हुआ करता था वो नमक का है, मछली का है, सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है। देखिए रेशमी वस्त्र वगैरह ये सारे जो है, जो रेशमी जो धागे का आविष्कार भी कहा जाता है कि ये चीन के द्वारा ही किया गया। तो रेशमी वस्त्र शुरुआत में जो है रेशमी वस्त्र का नाम आए तो चीनी सभ्यता का नाम जरूर आता है। प्राचीन बेबीलोन, मिस्र व भारत से चीनी लोग विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। इनका जो भारत के साथ है, बेबीलोन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के साथ में इनका जो व्यापार हुआ करता था। आगे इनका धार्मिक जीवन। चीनी लोग
जो है प्राकृतिक के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे। वे सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वर्षा की पूजा करते थे। सीन के राजा को परमात्मा का पुत्र माना जाता था। देखिए अपन बात की थी अभी मिस्र की सभ्यता, तो वहाँ पर जो सूर्य को जो रात देवता माना जाता था, नील नदी को देवता के रूप में पूजा जाता था, चंद्रमा को देवता के रूप में पूजा जाता था। तो इन प्रकार के जो इनके देवताओं के जो अलग प्रकार के जो यूनिक जो नाम हैं वो एग्जाम में आने के पूरे जो चांस रहते हैं। वे जादू टोना बलि आदि में भी विश्वास करते थे। कालांतर में चीन वासियों की धार्मिक विचारधारा कन्फ्यूशियस से के सुधारवादी एक ईश्वरवाद व लाओ त्से की शाश्वत आत्मा के ताओवाद तथा बुद्ध धर्म से प्रभावित हुई। देखिए ये कन्फ्यूशियस है, लाओ त्से और बुद्ध हैं, ये जो चीन में समाज सुधारक के रूप में उभरे थे। जो कन्फ्यूशियस की सुधारवादी जो भावना थी, इन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, इनसे भी चीन का समाज है जो काफ़ी प्रभावित हुआ था। और लाओ त्से की शाश्वत आत्मा के ताओवाद, जो लाओ त्से का जो विचारधारा है, दर्शन है, वो है ताओवाद। जो शाश्वत आत्मा होती है वो मनुष्य के शरीर में ही होती है, ऐसा जो लाओ त्से बताते हैं। और बुद्ध धर्म से इनकी जो है जो समाज पूर्ण रूप से जो प्रभावित हुई थी। आगे ज्ञान विज्ञान। प्राचीन चीन में ज्ञान विज्ञान की खूब उन्नति हुई। कागज, छापाखाना, स्याही, बारूद, चित्रकला तथा दिशासूत्र के यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। देखिए कागज है, छापाखाना है, स्याही है, बारूद है, चित्रकला, दिशासूत्र के यंत्र, इन सभी का आविष्कार है वो प्राचीन समय में चीन में ही हुआ था। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से चीन के महान विचारक थे। लियो वहाँ का प्रसिद्ध कवि था। देखिए लियो कौन था? चीन की सभ्यता का जो है प्रसिद्ध कवि था। और कन्फ्यूशियस और लाओ त्से यहाँ के कौन थे? महान विचारक हुआ थे। आगे है चीन की दीवार। जिस प्रकार से अपन मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं तो मिस्र की सभ्यता के अंदर जो है मिस्र के पिरामिड जरूर पढ़ते हैं, इसी प्रकार चीन की सभ्यता में जो मुख्य है वो चीन की दीवार है। देखिए विश्व की जो है सबसे विशाल दीवार मानी जाती है चीन की दीवार। जो है अपन ऊपर से जो सैटेलाइट से देखें तो अंतरिक्ष से भी इनको जो एकदम साफ साफ देखा जा सकता है चीन की दीवार को। चीन की दीवार प्राचीन चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। देखिए चीन की दीवार से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व की जो चीन की है उस समय की स्थापत्य कला कितनी मजबूत रही होगी। इसका निर्माण चीन के शासक शी वांगती द्वारा हुणों के निरंतर आक्रमणों की रक्षा के लिए करवाया था। देखिए कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था? सिंह वांगती। ये पूछा जा सकता है, सिंह वांगती के द्वारा करवाया गया था। और किस लिए करवाया था? हुणों के जो निरंतर आक्रमण हुआ करते थे उन्हीं आक्रमणों की रक्षा के लिए इन्होंने चीन की दीवार का जो है जो निर्माण करवाया था। ये दीवार 1800 मील लंबी, कितने मील लंबी? 1800 मील लंबी और 20 फीट चौड़ी व 20 फीट ऊंची है। इस दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बुर्ज बने हुए, जो छोटे छोटे किले के रूप में बुर्ज बने हुए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है छोटे छोटे बुर्ज बने हुए, जो जहाँ पर जो है जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं वर्तमान जो अपनी जो सीमा होती है, सीमा के ऊपर से जिस प्रकार से कैंप लगे हुए होते थे, इसी समय में इसी प्रकार जो चीन की दीवार में बुर्ज बने हुए हैं। और तो ये बात ध्यान में रखिए, इनका जो निर्माण है जो सिंह वांगती के द्वारा करवाया गया था। आगे अगली सभ्यता है वो यूनान की सभ्यता। किसकी सभ्यता? यूनान की सभ्यता। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो ये है यूनान की सभ्यता। सभ्यता के विकास की दृष्टि से यूनान पहला यूरोपीय देश था। देखिए सभ्यता का यूरोप में जो यूरोपीय सभ्यताओं की बात करें तो यूरोप में सबसे पहली जो सभ्यता है वो है यूनान की सभ्यता। पहला देश था जो सभ्यता के विकास में। इतिहासकारों का मत है कि यूनान के आदि निवासी माओनियम लोगों द्वारा लोगों को पराजित करके उन्हें गुलाम बना लिया। देखिए जो कहते हैं कि यूनान के जो आदि निवासी माओनियम लोग हैं, लोगों को पराजित करके उनको गुलाम बना लिया था।
उन्होंने अपने मौलिक चिंतन तथा निष्ठा से एक महान सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण किया। अनुमान है कि यूनानी सभ्यता का जन्म 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर एक मुख्य बिंदु है, माओनियम लोगों को पराजित किया। तो यूनान की जो सभ्यता है वो माओनियम लोगों से ही मानी जाती है। इनका जो विकास है, सभ्यता का जन्म हुए 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। विभिन्न पहाड़ों और खाइयों के कारण प्राचीन यूनानी लोग कभी भी संयुक्त राष्ट्र स्थापित नहीं कर पाए। देखिए, यूनान की सभ्यता की विशेषता रही है कि ये एक जो है संयुक्त रूप से नहीं रह पाए, क्योंकि जो यूनान की सभ्यता का जो विकास हुआ है, जिन नगरों में इनका विकास हुआ है, उनकी जो अपन भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उनका भौगोलिक जो स्थान है वो एक अलग प्रकार का है, यानी बीच में खाइयाँ हैं, पहाड़ है। तो इस प्रकार से वो लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं रह पाते थे। लोग कभी भी संयुक्त राष्ट्र के स्थापित नहीं कर पाए। संपूर्ण यूनान के कई नगर राज्यों में दो प्रमुख नगर राज्य थे, स्पार्टा एवं एथेंस। ये दो प्रमुख नगर राज्य थे, स्पार्टा और एथेंस। यूनान की जो कई सारे इनके जो नगर थे, इनमें से ये प्रमुख है, स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टा में सैनिक शासन तथा एथेंस में लोकतंत्र। देखिए, स्पार्टा के अंतर्गत निरंकुश शासन हुआ करता था, सेना का शासन हुआ करता था, और एथेंस के अंदर लोकतंत्र शासन स्थापित था। शेष यूनानी नगर राज्य तो एथेंस की तरह थे अथवा स्पार्टा का अनुसरण करते थे। देखिए, कोई जो इनके अलावा कई नगर राज्य जो हुआ करते थे, वो कई तो एथेंस की तरह थे और कई स्पार्टा का जो है अनुसरण करते थे। आगे हैं यूनानी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। यूनानी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं तो पूछा जा सकता है, जो एथेंस में किस प्रकार का शासन था और स्पार्टा में किस प्रकार का शासन हुआ करता था। स्पार्टा का जीवन। स्पार्टा नगर राज्य को सदैव पड़ोसी देशों के आक्रमण का भय बना रहता था, इसलिए वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हुआ। देखिए, स्पार्टा नगर में सैनिक शासन स्थापित होने का एक प्रमुख कारण है कि यहाँ पर लगातार जो है युद्ध होते रहते थे, पड़ोसी देशों का आक्रमण होता रहता था। वहाँ का शासन स्वेच्छाचारी था। स्पार्टा का प्रथम व्यवस्थापक एक विधान निर्माता लाइक्रमस था। देखिए, स्पार्टा का जो प्रमुख जो व्यवस्थापक, यहाँ पर इनकी जो नीति निर्माता, यहाँ का जो शासन व्यवस्था स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था लाइक्रमस। उसने वहाँ के निवासियों के लिए कठोर अनुशासन में रहने की व्यवस्था की थी। बच्चों को कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा दी जाती थी। देखिए, स्पार्टा के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो लाइक्रमस के अनुसार उनकी जो ये इन्होंने नियम बना लिया था कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था बहुत कठोर हुआ करती थी और बच्चों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए यहाँ पर जो है इनकी शिक्षा दी जाती थी, सैनिक शिक्षा दी जाती थी। निर्बल बच्चों को टेसिसस पहाड़ी की चोटी से गिराकर मार दिया जाता था। देखिए, जो निर्बल बच्चे होते थे, जो सेना में भर्ती नहीं हो पाते थे, उनको वहीं पर मार दिया जाता था। कौन सी पहाड़ी? टेसिसस पहाड़ी से गिराकर, जो बहुत ही बड़ी पहाड़ी हुआ करती, वहाँ से इनको गिराकर उनको मार दिया जाता था। स्पार्टा को साहसी एवं योद्धा सैनिक और आंखें मूंद कर आज्ञा पालन करने वाले नागरिक तैयार करने में तो निश्चय ही सफलता मिली, किंतु दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में स्पार्टा की देन नहीं के बराबर है। देखिए, यहाँ पर जो सैनिक है, योद्धा है, वो तो इन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे तैयार कर लिए थे, लेकिन इनकी अपन बात करें तो है जो साहित्य, कला एवं विज्ञान की दृष्टि, विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बिल्कुल भी एक न के बराबर जो इन्होंने कार्य किया था। आगे एथेंस जीवन। एथेंस का जीवन किस प्रकार से रहा? एथेंस नगर राज्य स्पार्टा के नगर राज्य में से सर्वथा भिन्न था। एथेंस में अपन देखते हैं कि एथेंस में लोकतंत्र शासन स्थापित था और स्पार्टा में जो है सैनिक शासन। तो इनका दोनों का शासन व्यवस्था है वो बिल्कुल भिन्न थी। एथेंस में जनतांत्रिक शासन था, राजा का बहुत सम्मान हुआ करता था। एथेंस में राजा का बहुत सम्मान था। न्यायाधीश डेक्रो ने जो 621 ईसा पूर्व लिखित कानूनों का संग्रह तैयार किया था, उसने कानून उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले थे। जो एथेंस नगर के जो न्यायाधीश था डेक्रो, इसने जो कानून व्यवस्था जो लागू की थी 621 ईसा पूर्व में, इनके जो कानून व्यवस्था जो लागू की थी वो उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले कानून थे।
तत्पश्चात क्लाइस्थनीज ने एथेंस में जनतंत्र की जड़ें जमा दी। इसके पश्चात जो शासक आता है क्लाइस्थनीज, इसने एथेंस में जनतंत्र यानी लोकतंत्र की जड़ें जमा दी। ईरान के महत्वाकांक्षी सम्राट दारा ने ग्रीक को जीतने के बाद यूनान पर आक्रमण किया। एथेंस व ईरानियों के मध्य मैराथन मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में यूनान की विजय हुई और यूनानियों ने अपनी सभ्यता को स्वतंत्र विकास किया। अपन बात करें एथेंस, ईरान का एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसका नाम था दारा, जो ग्रीक को जीतने यानी ग्रीक यानी यूनान को जीतने के बाद उस देखिए ग्रीक क्षेत्र को जीतने के बाद यूनान पर उनने आक्रमण किया और एथेंस तथा ईरानियों के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में यूनान की विजय हुई और यूनानियों ने यहाँ पर जो सभ्यता का स्वतंत्रपूर्व विकास किया। तो यहाँ पर जो कौन सा शासक था, ईरान का शासक था दारा, उसने यहाँ पर आक्रमण किया था और युद्ध कहाँ पर हुआ था, मैराथन के मैदान में। इसी के बाद में ये मैराथन नाम आता है, बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था। पेराक्लीज युग, अगला युग है पेराक्लीज युग। पहला है स्पार्टा नगर, दूसरा है एथेंस, तीसरा है पेराक्लीज युग। पेराक्लीज युग है वो यूनान जो एथेंस का महान जनतांत्रिक नेता था। देखिए यूनान का जो नाम पड़ा है वो एथेंस नगर को ही बाद में कन्वर्ट करके इसको यूनान कहा जाता है। जो जनतांत्रिक नेता था पेराक्लीज नाम का एक जनतांत्रिक नेता था। पेराक्लीज ने अपने सुधारों के द्वारा एथेंस के प्रजातंत्र को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाया। पेराक्लीज का मत था कि सारे व्यक्तियों को न्याय का समान अधिकार है। उसके शासनकाल में कला, साहित्य, संगीत तथा दर्शन का बहुत विकास हुआ। एथेंस में दुखांत एवं सुखांत नाटकों तथा संगीत के कई आयोजन होते थे। होमर की जो प्रसिद्ध विश्व रचनाएं एलियट व ओडिसी इसी काल की थी। उसके समय में गणित, ज्योतिष, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। इसी काल में विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान चरित्र के विकास पर बल दिया था। देखिए प्रसिद्ध दार्शनिक जो अपन पढ़ते हैं सुकरात के बारे में, सुकरात कहाँ के थे, यूनान के ही थे। इन्होंने चरित्र के विकास पर इन्होंने बल दिया था। देवी एथीना का मंदिर भवन निर्माण का कला का जो अनुपम उदाहरण है। दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु भी इसी काल के विद्वान थे और एथीना का जो मंदिर है वो बहुत ही विशाल है और भवन निर्माण की कला का जो है अनुपम उदाहरण है। यहाँ से अपन अनुमान लगा सकते हैं। हीरोडोटस, थ्यूसिडिडीज इस युग के महान इतिहासकार थे। पाइथागोरस तथा हिप्पोक्रेटिस इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्हीं उपलब्धियों के कारण पेराक्लीज युग को यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रोफेसर डेविड के अनुसार पेराक्लीज जो है युग यूनान के इतिहास की ही नहीं वरन विश्व के इतिहास का स्वर्णिम युग था। अपन बात करें सुकरात की, प्लेटो की, अरस्तु की, हीरोडोटस की, थ्यूसिडिडीज की और इसके बाद में पाइथागोरस है, हिप्पोक्रेटिस, ये सभी महान जो गणितज्ञ है, इतिहासकार है, ये सभी यूनान के सभ्यता से ही निकले हुए, यूनान के ही जो है राज्य से निकले हुए। तो इसीलिए अपन पेराक्लीज युग को यूनान के इतिहास का ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास का है स्वर्ण युग कहा जाता था। तो ये थी मित्रों आज की कुछ सभ्यताएँ थी। अपन ने पढ़ा मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता है और चीन की सभ्यता। आगे अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, उसके बाद में अपना मेगा टेस्ट आयोजन होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।